आफ्टरनून बेटा, थोड़ा वेट करते हैं और भी स्टूडेंट सेट हो जाएं 2 मिनट में, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। तो स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं पोर्टर के जो वैल्यू चेन एनालिसिस थी और पोर्टर्स के ही 5 फोर्सेस मॉडल पर, ठीक है। तो पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस क्या थी? जो भी प्रोडक्शन या कुछ भी काम हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्रम में प्रोडक्शन से रिलेटेड जो कुछ भी होता है, उसको बेसिकली उन्होंने क्या किया, 2 कैटेगरीज या 2 एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया। वो 2 एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? एक थी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरी थी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में हमारी उन सारी चीजों को शामिल किया गया जो लिटरली और प्योरली सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, लाइक इनपुट का ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज, देन आउटपुट, फिर उसकी मार्केटिंग और सेल्स, उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड इन एनी प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी जितनी थी इसको पोर्टर ने प्राइमरी एक्टिविटी बोला। और उसके बाद जो ये इनपुट वगैरह का काम हो रहा है, इसके लिए बहुत सारे हमारी फर्म में, ये जो फर्म है उसमें बहुत सारे यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स होंगे जो कि ये सारा काम देख रहे होंगे, ठीक है। मीन फंडिंग वगैरह हमें चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट कैसे सामान आ रहा है, उसके लिए फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, मीन्स फिनेंसिंग सोर्स, सब कुछ, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनकी सब कुछ देखना, ठीक है। जिस टेक्नोलॉजी से या जिस टेक्निक के थ्रू काम हो रहा है, ये सब कुछ हमारा, इस सारे कामों को पोर्टर ने क्या किया, सेकेंडरी एक्टिविटी में शामिल किया, ठीक है। तो अब अगर देखा जाए हमारा बेसिकली पोर्टर के अकॉर्डिंग क्या था, जो भी प्रोडक्शन होता है वो बेसिकली 2 टाइप की एक्टिविटी से बनता है। इसे वैल्यू चेन एनालिसिस इसलिए कहा गया क्योंकि एक चेन फॉर्म में होती है, और अगर हमें जैसा प्रोडक्शन चाहिए तो उसमें चेन हमें हर बार रन, एक मतलब कह सकते हैं सिस्टमैटिक वे में इस चेन को रन कराना ही पड़ता है, अदरवाइज ये चेन बीच में ब्रेक हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज की। प्राइमरी एक्टिविटीज में हमारे क्या होते हैं, सबसे पहला हमारा क्या है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स कहें या इनपुट कहें, एक ही चीज होती है, ठीक है। और उसके बाद इनबाउंड लॉजिस्टिक्स या इनपुट में हमारे सारे इनपुट्स वाले फैक्टर्स आते हैं जो कि रॉ मटेरियल है या वो सारी चीजें जिनके या जिनके कन्वर्जन के बाद ही हमें आउटपुट मिलता है, वो सारी हमारी इनपुट या इनबाउंड लॉजिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेशनल स्टेज। रखो नीचे जमीन में रखो कॉपी से, अब दिखाओ। नेक्स्ट है हमारी ऑपरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज। ऑपरेशनल या ट्रांसफॉर्मेशनल हमारी वो प्रोसेस होती है, वो स्टेज होती है जहाँ पे हमारा इनपुट वर्क इन प्रोग्रेस स्टेट में होता है। वर्क इन प्रोग्रेस स्टेट मीन्स कि उसे अब हमें उससे वो ऑलमोस्ट आउटपुट में कन्वर्ट होने वाला होता है, बस कुछ, ये भी एक क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस ये भी एक स्टेज ही होती है, ठीक है, जिसमें हमारा इनपुट प्योरली इनपुट फॉर्म में ना होके आउटपुट फॉर्म में कन्वर्ट होने का वेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारी आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स कहें या आउटपुट कहें, एक ही चीज होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि जो हमारा आउटपुट होता है वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका होता है, which are ready for sale in the market. Next है marketing and sales. बेटा जिसका भी माइक है प्लीज म्यूट करो अपने को, ये क्लास डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट है हमारी मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें, ये हमारी वो स्टेज होती है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को
मार्केट में पहुंचाते हैं फॉर फुलफिलिंग द या फॉर सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, लास्ट हमारी सबसे लास्ट जो प्राइमरी एक्टिविटी होती है वो होती है आफ्टर सेल्स सर्विसेज। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जिसमें हम मींस फ्रॉम द एंड ऑफ मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर पोस्ट सेल्स या आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं टू द कंज्यूमर। लाइक अगर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस खरीदते हैं, ठीक है, लाइक या फिर हम कोई ऑटोमोबाइल या कोई व्हीकल खरीदते हैं, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, ऐसे केस में हमें पोस्ट सेल्स सर्विसेज या आफ्टर सेल्स सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती है। ये सब मिल के ही हमारी बनाती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। बेसिकली इन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज भी कह सकते हैं या फिर एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, प्राइमरी एक्टिविटीज। और मेनली जो काम होता है या जो आउटपुट या रिजल्ट जनरेट होता है वो हमारा इन्हीं प्राइमरी एक्टिविटीज से ही जनरेट होता है। ठीक है, और इसीलिए इन्हें प्राइमरी कहा गया है। जो रेस्ट बाकी की 4 स्टेप्स है लाइक फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज फाइनेंस, प्लानिंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड लास्ट इज प्रोक्योरमेंट। ये सपोर्ट एक्टिविटीज इसलिए कहा गया है क्योंकि इनका काम अगर प्राइमरी एक्टिविटीज ने प्रॉपरली अपना काम किया है तभी आउटपुट आगे से तभी सपोर्ट एक्टिविटीज भी प्रॉपर वे में काम कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि जो भी फर्म को प्रॉफिट प्रोवाइड हो रहा है या वो रेवेन्यू अर्न कर पा रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज से ही कर पा रही है। ठीक है, वहां पे सेकेंडरी एक्टिविटी का रोल बहुत ही या सपोर्ट एक्टिविटीज का रोल बहुत ही कम है। ठीक है, अब हम सपोर्ट एक्टिविटी पर आते हैं। सपोर्ट एक्टिविटी में हमारा सबसे पहला है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि फर्म पे का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरीके से वहां पे एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे हैं, कैसे प्लानिंग हो रही है ऑपरेशनल प्रोसेसेस की या फंड की फाइनेंसिंग, फंड्स की वो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, किस तरीके से वो अपनी फर्म को फाइनेंस कर रहा है। कोई फर्म अपनी फर्म के जो भी ओनर है या जो भी है किस तरीके से फर्म की फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में जो भी फर्म में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको कैसा वर्क कल्चर प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, वो जो भी एम्प्लॉयज है या ह्यूमन रिसोर्स जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अपने काम से फुल्ली सेटिस्फाइड है। अगर ऐसा है शायद तभी वो अपना बेस्ट प्रोडक्टिव बिहेवियर जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, और उसी के बाद ही फर्म भी अपने प्रॉफिट कहीं ना कहीं गेन कर पाएगी, प्रॉफिट या रेवेन्यू जो भी कह ले। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारा ये होता है कि जो भी हम टेक्नोलॉजी वाइज यूज कर रहे हैं वो हमारा बेस्ट होना चाहिए। मींस हमारा प्रोडक्ट कंप्लीटली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद जो हमारे कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्विच होने लग जाएंगे हमारे क्यों दूसरे प्रोडक्ट की ओर। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे खुद से ही हमें ही लॉस होना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से काम करना होगा जो भी हमारा प्रोडक्ट हो वो इस टाइप से हो कि क्या होना चाहिए, जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो फुल्ली अपडेटेड हो। इससे हमें क्या मिल सकता है, इससे हमें ये हेल्प मिल सकती है कि जो भी हमारा बेसिकली क्या बोले जो भी इससे आउटपुट हमको ये बेटा मार्केट में हम कैपेट रहेंगे तो हाँ, अगर हमारा हम परफेक्टली करंट अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा तो हमारा जो मार्केट प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर पाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करने का मतलब भी यही है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा कस्टमर ग्रैब कर पाएगा। लास्ट है हमारा प्रोक्योरमेंट। अब जो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया है या जनरेट होके मार्केट में रेडी होके मार्केट की सेल के लिए है, या फिर ये भी है कि जैसे बताए मीन्स हम जो हमारा रेडी प्रोडक्ट है या फिनिश गुड्स है उसको हम किस तरीके से प्रोक्योर करके रख रहे हैं। सपोज
ये तो नहीं है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट रेडी हुआ है वो एज इट इज सेल के लिए जाएगा और सारा सारा का सारा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, कुछ हमारा प्रोडक्ट ऐसा होगा जो हमारे पास रह जाएगा, उसको हम किस तरीके से प्रोक्योर कर रहे हैं, मीन्स हमारा प्रोक्योरमेंट का वे वो ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे हमारा जो भी रेडी प्रोडक्ट है वो किसी भी टाइप का डैमेज ना फेस कर सके, ठीक है। डैमेज इन द सेंस कि कहीं ऐसा हो कि रखे रखे खराब हो जाए, ठीक है। तो ये सब चीजों का ध्यान भी हमें रखना पड़ेगा। ये थी हमारी पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस। अब हम बात करते हैं पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल पर। पोर्टर ने क्या कहा था, जो कुछ एक 5 फोर्सेस एक मॉडल जनरेट किया था, उसका मेन पर्पस ये था कि उस 5 फोर्सेस मॉडल का कि जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कॉम्पिटिटर्स हैं, हम उनको किस तरीके से अपने कंपटीशन में हम इस तरीके से उनसे मीट आउट करें कि जो हमारा प्रोडक्ट हो उसका जो मार्केट है, बना हुआ मार्केट, वो कहीं ना वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे ही प्रोडक्ट का मार्केट डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सेल पर भी इफेक्ट आएगा ही, ठीक है। तो ये काम हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट नहीं, हमारे प्रोडक्ट को लेकर जो हमारी पॉलिसीज है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें हमारे प्रोडक्ट की सेल पर एज सच कोई बड़ा इफेक्ट ना आए, ठीक है। तो क्या थी ये 5 फोर्सेस मॉडल। सबसे पहला हमारा क्या था, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। फिर नेक्स्ट था थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। फिर नेक्स्ट था बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। नेक्स्ट बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। और लास्ट था राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स माने जो भी कोई भी नया प्रोडक्ट, देखो 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड है, ठीक है, और उसकी सेल हो रही है वो नॉर्मल कोर्स में। अब दूसरे टाइप का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, हमारी ही फर्म का कोई एक प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड है और दूसरा कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में एंट्री ले रहा है। ऐसे केस में हमें खास ध्यान देना होगा, क्यों, क्योंकि उस प्रोडक्ट के जैसे ही सेम उसके कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसकी सेल एज इट इज बनी रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल पर ऐसे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, ठीक है। तो थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लाइक टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो सकता है। अब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में अगर एंट्री ले रहा है तो कोई भी जो पब्लिक में है वो कोई पब्लिक क्यों हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगी, कुछ उसमें एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स होने चाहिए, तभी तो कोई भी कंपनी हमारे प्रोडक्ट, कोई भी पब्लिक या कोई भी कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर किसी भी टाइप का कोई एडवांस फीचर या कोई एक अलग सी डिस्टिंक्ट सी चीज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की जो सेल है उस पर असर आएगा ही आएगा ना। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसमें एज सच कोई भी डिस्टिंक्ट फीचर नहीं है रिगार्डिंग आर कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। तो ये तो हमारी बात हो गई किसकी, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स की। सपोज हमने कोई प्रोडक्ट निकाला, अब हमें कहीं ना कहीं अगर हम उस प्रोडक्ट का बेस्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो शायद क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की मार्केट में क्या होगा, सेल होने लग जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स से हमारा मतलब क्या है, जो भी हमारे बायर्स हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कैसी है, ठीक है। मीन्स वो किस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, क्या 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 उनके माइंड में होता है कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना चाहिए, कि अगर सेम फील्ड में ही हमारा क्या बोले, सेम फील्ड में ही हमारा प्रोडक्ट भी है और हमारे कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट भी है, बट दोनों ही प्रोडक्ट के केस में क्या हो रहा है, जो प्रेफरेंस है वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को मिल रही है। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज कहीं ना कहीं लैक कर रहा है।
इसको हम रिकवर कैसे कर सकते हैं? हम उसके लिए क्या करेंगे, जो भी अगर ऐसा है तो उस इन्हीं सब के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी क्या करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। फीडबैक के थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट पर हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर तक डिलीवर ना हो कि उस कस्टमर को कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। अब इसी केस में ऐसे ही में क्या होता है, जो हमारा कॉम्पिटिटर होता है वो क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट का ही सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मार्केट में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। अगर ऐसे केस में कि उसका प्रोडक्ट कहीं किसी भी कस्टमर तक के थ्रू लाइक किया जाने लग गया या ऐसा कुछ भी हुआ, तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं जो सेल होगी वो हमारे ही प्रोडक्ट की खराब होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट का एक सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहा है इन द मार्केट। नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स माने कि जो हमारा सप्लायर है वो किस तरीके से उसकी बार्गेन, उससे हम कैसे बार्गेन कर सकते हैं, कैसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स हमें ये भी देखना होगा कि जो भी हमारा सप्लायर है, हमारे पास नंबर्स ऑफ सप्लायर हैं, बहुत सारे सप्लायर्स मौजूद होंगे हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि हम उन्हीं सप्लायर्स को ले सके जहां से हमें क्या हो, चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हो या प्रोवाइड हो, ठीक है। सेम यही काम हमारे बायर के एंड से भी होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमारा सप्लायर हमें कम दाम में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करे, सेम उसी तरीके से जो हमारा कस्टमर होगा वो भी यही चाहेगा कि जो भी हमारा प्रोडक्ट हो, जो भी प्रोडक्ट वो परचेज करे वो इस टाइप का हो कि उससे उसमें उसे कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी वो अवेल कर ले, ठीक है। तो इसीलिए बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स और सप्लायर्स भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि बहुत हद तक इसी पर ही डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि हमारे प्रोडक्ट जो भी मार्केट में अवेलेबल है उनकी सेल किस टाइप की चल रही है, ठीक है। अगर सेल अच्छी हो रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सेल जो अच्छी है हमें इसी ही सेल को क्या करना है, सस्टेन करके रखना है, ठीक है। तो ये थे हमारे बेसिकली 5 फोर्सेस, पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल, ठीक है। यस ओके, इनका कुछ पार्ट पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट वो सब हमारे सिलेबस में नहीं है, जो हमारे सिलेबस वो की, सब नहीं इम्पोर्टेंट है। हाँ बस हमारी वो जो, जो बार हाँ होता है बस उतनी पर। हाँ यूनिट 2 है, उसमें बेसिकली हमारी पोर्टर की वैल्यू चेन एनालिसिस है और पोर्टर की ही क्या है, 5 फोर्सेस मॉडल है। और उसके साथ 2-3 पॉइंट्स और है, लाइक कोर Yes. कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, वो भी बता दें। कोर कॉम्पिटेंस क्या होता है, देखो ये जो देख रहे हो स्ट्रेटजीज, पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजीज, ये हमारी बेसिकली वही आती हैं जिसमें कि हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आता है और कोर कॉम्पिटेंसी आता है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है कि हम अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से एडवांटेज गेन कर सकते हैं। देखो एक ही मार्केट में, मार्केट एक ही है, ठीक है, उसमें एक ही प्रोडक्ट के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट दिख रहे हैं, ठीक। जैसे अगर हम एक बॉल पेन की बात करें तो एक अच्छा बॉल पेन बहुत सारी कंपनीज दे रही हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कोई भी एक कंपनी की, मान लो सेलो की ही बात करते हैं, तो सेलो किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती है, कैसे ले सकती है, क्या करें, जो भी उसके अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं वो पहले किसी भी कंपनी के साथ, ये एक बेसिक सा है कि जो उसको क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा, ये फाइनलाइज करना होगा कि उसके कॉम्पिटिटर के थ्रू कौन सी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया जा रहा है फॉर सेलिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर हम उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर ली तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, हम उससे बेस्ट स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके अपने प्रोडक्ट की सेल स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बेसिक सा तरीका होता है जो कि यूजुअली सभी कोई करता है, सिर्फ एक बिजनेसमैन की बात नहीं, डेली लाइफ में हम भी करते हैं। लाइक अगर हम किसी से किसी टॉपिक पर, हम किसी अपने ही बैचमेट से, सपोज तुमने कोई आंसर पूछा, ठीक है, तो उसने तुम्हें कोई अपना आंसर बताया, अब तुम्हें क्या लग रहा है कि ये थॉट था उसका, अब तुमने उसमें अपने भी कुछ थॉट मिला के क्या किया, जो खुद से आंसर दिया तुमने, ठीक है, या जो भी रिप्लाई किया किसी क्वेश्चन का, वो क्या होगा, बेस्ट रिप्लाई होगा। क्यों? तुमने क्या किया, अपने कॉम्पिटिटर के भी थॉट्स जान लिए और उन थॉट्स के बेसिस पर अपनी जो भी थॉट्स थे उसमें कुछ चेंजेस करके क्या किया, उस कॉम्पिटिशन को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। यही हमारी कहलाती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज।
नेक्स्ट एक और है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी मीन्स जब हम कोर की बात करते हैं, CORE, कोर माने होता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके पॉइंट पर कोई भी फर्म हो, कोई भी एंटिटी हो, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, सबको क्या होता है, एक किसी ना किसी एक फील्ड या किसी ना किसी एक चीज में एक्सपर्टीज हासिल होता है, ठीक है, मीन्स वो अपने उस फील्ड का एक्सपर्ट कहलाता है। तो सेम उसी तरीके से कोर कॉम्पिटेंसी हर एक फर्म की में कोई ना कोई एक तो प्रॉफिट की बात होगी, ठीक है, तभी वो शायद वो फर्म सरवाइव कर पा रही है। तो यही जो स्पेसिफिक किसी एक स्पेसिफिक फील्ड पे कोई भी फर्म में जो भी क्या कह सकते हैं एक्सपर्टीज होता है या स्किल्स होती हैं, वही उसकी कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैम यस रिपीट मैम, कर दीजिए। क्लियर हो गया। क्या आवाज नहीं आई? फिर से बोलो। मैम रिपीट कर दीजिए एक बार। यस मैम। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फिर से बता रहे हैं, कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये दोनों। अमिला अभी मीटिंग ओवर हो गई है शायद वहाँ पे। क्या हुआ? मैम कॉम्पिटेंसी। क्या हुआ? मैम आज मीटिंग थी, आज वीसी सर के ऑफिस में मीटिंग थी मैम, आप शायद थी कि नहीं वहाँ पे? आज नहीं होनी थी बेटा, हमारे डिपार्टमेंट की आज नहीं होनी है। एक 18 तारीख को मैम होगी शायद। हाँ, डिपार्टमेंट वाइज जो होनी है वो आज नहीं, वो हम लोगों की होनी है डिपार्टमेंट वाइज 18 को होनी है। वो बेसिकली इसी पर्पस से है कि कैसे किस तरीके से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं उसी को लेकर। आज 9th है ना, आज दूसरे डिपार्टमेंट, शायद आज फारसी और इंग्लिश डिपार्टमेंट की होनी थी। अरबिक, फारसी और हाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट की आज होनी थी। तो हम बात क्या चेंज हुआ है मैम? बेटा क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है NEP 2020, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसमें थोड़े बहुत ज्यादा नहीं, माइन्यूट से चेंजेस हुए हैं। कुछ चीजें ऐड की गई हैं, कुछ चीजें रिमूव की गई हैं, कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन सबको लेकर ही कुछ मीटिंग होनी है VC सर की, सारे डिपार्टमेंट के HODs और जो भी टीचर्स हैं, गेस्ट फैकल्टी है, उनके साथ। तो वो आज जो भी थी वो हमारे डिपार्टमेंट की नहीं थी। हमारे डिपार्टमेंट की मीटिंग 18th को है, नेक्स्ट सैटरडे, कमिंग सैटरडे नहीं, नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, कोर कॉम्पिटेंसी। हाँ, किसी भी फर्म की किसी एक फील्ड या किसी एक एरिया में जो स्पेशलाइजेशन होता है या कोई एक स्किल होती है जिसके बेसिस पर वो फर्म अपने कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ के अपने प्रोडक्ट को आगे लाती है मार्केट में या मार्केट एरिया कैप्चर करती है, वही उस फर्म की कोर कॉम्पिटेंसी कहलाती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या होती है, किन किन फैक्टर्स के थ्रू कोई फर्म अपने कॉम्पिटिटर से एडवांटेज ले सकती है। यही बहुत बेसिक सा एक डिफरेंस होता है कोर कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में। इसी के यही हमारा है यूनिट 2 का टॉपिक, और इसी के साथ ही हमारा यूनिट 1 यूनिट 2 कंप्लीट होती है। पोर्टर की शायद 5 कोर्सेज मॉडल अभी हमने गूगल क्लासरूम पे ऐड नहीं किए हैं, वो सब हम आज शाम तक ऐड कर देंगे। ठीक है, और लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज वगैरह यूनिट 3 भी आज शाम नहीं तो कल तक आपका हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, तो जितना भी अपडेट हुआ है एक बार, मैं इतना ओके हाँ, जितना भी अपडेट हुआ है एक बार देख लेते आप लोग प्लीज रिवाइज जरूर से कर लेना, देखते भी रहो सिलेबस में कोई भी Yes. ऐसी चीज तो नहीं है जो कि स्किप हो गई हो। ठीक है, अच्छे से देख लेना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो बताना, नेक्स्ट लेक्चर में वो भी सॉल्व की जाएगी। ठीक है, ओके मैम। ओके बच्चों, फिर आज की क्लास फाइंड अप करते हैं। ठीक है, अटेंडेंस पोस्ट कर देना। फाइन, मैम पोस्ट कर दिया है। ओके, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। ओके बेटा।